यस सर। यस सर। जस्ट एक सेकंड। स्टार्ट करें? जी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टी सेल रिसेप्टर्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बी सेल रिसेप्टर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बी सेल रिसेप्टर और जो सिक्रेटरी बी सेल रिसेप्टर होता है, मीन्स जो एंटीबॉडी होता है, उसके बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग टी सेल रिसेप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हमारा टी सेल काम क्या कर रहा होता है और बी सेल से कैसे अलग है ये। तो सबसे पहले अगर टी सेल का काम देखो तो टी सेल का जो नॉर्मल फंक्शन होता है, इसका काम ये होता है कि जो भी हमारे बॉडी के खुद के सेल्स हैं, उन सेल्स में किसी तरीके का वायरल इन्फेक्शन हुआ है नहीं, किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं, मीन्स कैंसर तो इंड्यूस नहीं होने वाला है, या फिर किसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के द्वारा फॉरेन प्रोटीन्स का अपटेक हुआ है। अब ये अपटेक पिनोसाइटोसिस से भी हो सकता है और फेगोसाइटोसिस से भी हो सकता है। तो टी सेल का नॉर्मल फंक्शन ये होता है कि वो होस्ट सेल्स में इस चीज को क्लोजली मॉनिटर करता रहे कि कहीं पे किसी होस्ट सेल में वायरल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, कहीं उसमें कैंसर का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, या फिर होस्ट सेल के द्वारा किसी एक एंटीजन को अपटेक तो नहीं किया गया है। टी सेल का काम इतना होता है, और एक बार अगर वो इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लेता है कि वायरल इन्फेक्शन हुआ है, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, या फिर कोई एक एंटीजन को प्रेजेंट किया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, तो टी सेल अपना इफेक्टर फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। वहीं पे जब हमने बी सेल के नॉर्मल फंक्शन के बारे में बात किया था, तो बी सेल्स क्या कर सकता है, बॉडी के जो सोल्यूबल टॉक्सिन्स, वायरस और बैक्टीरिया होते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करता है, और उनको रिकॉग्नाइज करने के बाद उसके अगेंस्ट इफेक्टर फंक्शन प्ले करना स्टार्ट कर देता है, और ये एंटीबॉडीज उसके साथ बाइंड करके हमने देखा अलग अलग तरीके के फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन, अग्लूटिनेशन, ऑप्सोनाइजेशन, एडीसीसी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टाइप की चीजें हो सकती है। अब अगर देखो तो बी सेल्स जो होते हैं और उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला जो एंटीबॉडी होता है, ये एंटीजन के साथ फ्री फॉर्म में बाइंड कर सकता है। अब ये एंटीजन फ्री फॉर्म में या तो सॉल्यूशन पे हो, या फिर किसी एक पैथोजन के ऊपर सेल सरफेस पे प्रेजेंट हो। बी सेल्स के रिसेप्टर्स और एंटीबॉडीज इनसे बाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर नेव टी सेल्स की बात करो, नेव टी सेल्स मीन्स अभी जो टी सेल्स एंटीजन से किसी भी तरीके का एनकाउंटर नहीं किए हैं, उस तरीके के टी सेल्स जो होते हैं, वो एंटीजन को तभी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जब इस एंटीजन को होस्ट सेल के द्वारा क्या किया जाएगा, अपटेक किया जाएगा। अपटेक करने के बाद उसका प्रोसेसिंग होगा और उसे प्रेजेंट कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट पेप्टाइड्स। कौन से सेल्स के द्वारा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के द्वारा। तो बी सेल्स तो फ्री फॉर्म में ही क्या कर सकता है, एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकता है। लेकिन जो नेब टी सेल्स होते हैं, वो एंटीजन को तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के द्वारा एंटीजन को प्रोसेस करके प्रेजेंट कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट पेप्टाइड्स। तो ये तो हुई टी सेल के काम। अब टी सेल फिर भी पेप्टाइड को फ्री फॉर्म में नहीं पहचानेगा। पेप्टाइड को तभी पहचाना जाएगा, एंटीजन को तभी पहचाना जाएगा जब इस पेप्टाइड को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक दूसरे प्रोटीन, जिसे मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कहा जाता है, उसके साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट ना किया जाए। तो सिंपली एक लाइन में हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई एक
एंटीजन बॉडी में है तो टी सेल उस एंटीजन को तभी रिकॉग्नाइज करेगा जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स या नॉर्मल सेल्स उस एंटीजन को प्रोसेस करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एमएचसी के साथ प्रेजेंट ना कर दे। अब अगर एमएचसी को देखो तो एमएचसी कौन कौन से सेल्स के ऊपर पाया जाता है, तो एमएचसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर भी पाया जा सकता है और बॉडी के वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है उनके ऊपर पाया जा सकता है। और ये एमएचसी जो है वो क्या होगा, जो फॉरेन पैथोजन है या फिर जो हमारे बॉडी के खुद के प्रोटीन्स होते हैं उनके शॉर्ट सेगमेंट्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट करने का काम होता है एमएचसी के साथ। ठीक है, जब तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एमएचसी रहेगा और एमएचसी के ऊपर पेप्टाइड जुड़ा हुआ रहेगा तब टी सेल्स उसको आसानी से क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है। हम जब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे थे तो भी हमने देखा था कि टी सेल्स जो नेव टी सेल्स है वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर एमएचसी के साथ पेप्टाइड को क्या कर रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं। तब तक सर्च करते हैं जब तक उस टी सेल के ऊपर प्रेजेंट टी सेल रिसेप्टर के कॉम्प्लीमेंट्री वाला पेप्टाइड एमएचसी का कॉम्प्लेक्स ना मिल जाए। अब इस टी सेल जब रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं एमएचसी के साथ प्रोटीन्स को, तो जो टी सेल्स होते हैं वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं बाय द टी सेल रिसेप्टर। और ये जो टी सेल रिसेप्टर होते हैं दे आर हेट्रोडाइमेरिक प्रोटीन्स। टी सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर हेट्रोडाइमेरिक। हेट्रोडाइमेरिक का मतलब दो अलग अलग प्रोटीन से मिलके बना हुआ होगा। मैक्सिमम टाइम पे जो देखोगे तो टी सेल के ऊपर पाया जाने वाला जो रिसेप्टर होगा वो दो पेप्टाइड से मिलके बना होगा। पहला पेप्टाइड अल्फा चेन, दूसरा पेप्टाइड इज बीटा चेन। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि अल्फा बीटा वाले टी सेल रिसेप्टर्स ही प्रेजेंट होंगे। कुछ सेल्स के अंदर गामा डेल्टा हेट्रोडाइमेरिक टी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और ये जो गामा डेल्टा वाले टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं ये कुछ स्पेशलाइज्ड एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। अब ये स्पेशलाइज्ड एंटीजन एमएचसी के साथ कॉम्प्लेक्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो जो टी सेल रिसेप्टर जिसमें डेल्टा गामा कॉम्प्लेक्स है वो एमएचसी के साथ बाइंडेड अवस्था में एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकता है, या फिर अगर एंटीजन एमएचसी के साथ बाइंडेड नहीं है तो भी इस तरीके के रिसेप्टर कुछ एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। अब जैसे हमने बी सेल रिसेप्टर के बारे में पढ़ा था कि बी सेल रिसेप्टर की डिस्कवरी कैसे हुई, वैसे ही हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि टी सेल रिसेप्टर की डिस्कवरी कैसे हुई। अब देखो मैक्सिमम टाइम पे जो टी सेल रिसेप्टर होता है वो अल्फा बीटा रिसेप्टर होता है, इसीलिए मैक्सिमम टाइम पे जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे अल्फा बीटा के बारे में ही डिस्कस कर रहे होंगे। अब जब हमने बी सेल रिसेप्टर के बारे में पढ़ा तो हमने क्या देखा कि जो बी सेल रिसेप्टर होता है अब वो या तो मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म में हो सकता है या तो सिक्रेटरी फॉर्म में हो सकता है। उसी सिक्रेटरी फॉर्म ऑफ द बी सेल रिसेप्टर को हमने क्या कहा था, एंटीबॉडी कहा था। अब अगर बी सेल रिसेप्टर सिक्रीट हो सकता है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, उस सिक्रेटेड प्रोटीन को ज्यादा अमाउंट में आइसोलेट कर सकते हैं और ज्यादा अमाउंट में आइसोलेट करने के बाद उसकी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर टी सेल रिसेप्टर को देखो तो टी सेल रिसेप्टर सिक्रीट तो नहीं किया जाता है, वो हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बाइंडेड अवस्था में पाया जाता है। तो टी सेल रिसेप्टर की खोज जो है वो बी सेल रिसेप्टर से बहुत ज्यादा लेट में हुई। तो कितनी लेट, तब तक नहीं हुई जब तक कि 1980 में हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को बनाने के लिए हाइब्रिडोमा टेक्निक को नहीं सीख लिया। अब हाइब्रिडोमा टेक्निक से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को बना सकते हैं। और जब हमने इस हाइब्रिडोमा टेक्निक से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को बनाना सीखा
तो टी सेल रिसेप्टर के का आइसोलेशन और उसका स्टडी जो है वो थोड़ा सा आसान हो गया। अब समझो कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अब हाइब्रिडोमा जो होते हैं, हाइब्रिडोमा इज ए सेल जो कि दो सेल्स के फ्यूजन से बनते हैं। उस सेल में एक सेल तो होता है एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी लिम्फोसाइट्स, ऐसे बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हमको पता है कि हर एक सेल का लाइफ स्पैन होता है। इस बी लिम्फोसाइट का लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत छोटा होता है। इसके साथ साथ जो दूसरा सेल होता है, दिस इज माइलोमा ट्यूमर। अब माइलोमा ट्यूमर जो होता है, दिस इज प्लाज्मा सेल का कैंसर। ठीक है, तो यहां पे हमने बी लिम्फोसाइट और जो माइलोमा सेल है उसको फ्यूज किया, तब जाके एक हाइब्रिडोमा सेल का फॉर्मेशन होता है। और ये जो हाइब्रिडोमा सेल होता है, ये कैंसर सेल की वजह से, कैंसर सेल के कैरेक्टर की वजह से लॉन्ग लिविंग होता है, और बी सेल के कैरेक्टर की वजह से ये क्या कर सकता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर सकता है। अब यहाँ पे हम बार बार एक टर्म यूज कर रहे हैं, मोनोक्लोनल। तो व्हाट इज मोनोक्लोनल? तो हाइब्रिडोमा सेल कल्चर में होता क्या है कि हम जो बी सेल हाइब्रिडोमा सेल्स आइसोलेट करते हैं वो किसी एक सिंगल सेल के क्लोन्स होते हैं। सिंगल सेल के क्लोन मतलब किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में बना हुआ जो बी सेल होगा, वही बी सेल किसी एक प्लाज्मा सेल से फ्यूज किया जाएगा, तो उसी सेल का बहुत सारा कॉपी जो है वो क्या बनाएगा, हाइब्रिडोमा सेल लाइन बनाएगा। और इस हाइब्रिडोमा सेल लाइन को देखो तो इसमें सेम तरीके का डीएनए होगा, सेम तरीके के एंटीबॉडीज होंगे। तो इस तरीके का एंटीबॉडी जो किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में बना हुआ होगा, उस तरीके का एंटीबॉडी क्या कहलाता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहलाता है। और मोनोक्लोनल का मतलब अगर जनरली लो, अगर मोनोक्लोनल लाइन की बात करें तो ऐसे सेल लाइंस जो कि एक सेल के क्लोन्स हैं उनको क्या कह दिया जाएगा, मोनोक्लोनल सेल लाइंस कह दिया जाएगा। अब डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं हम कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले जिस एंटीजन के अगेंस्ट में हमको एंटीबॉडी चाहिए, हमने क्या किया, उस एंटीजन को माउस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। माउस की पेरिटोनियल कैविटी में उसको क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। एक बार जब माउस के अंदर एंटीजन पहुंच जाएगा तो एंटीजन जाएगा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, जहां पे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया जा सकता है। तो हमने क्या किया, एंटीजन देने के बाद उस माउस को छोड़ दिया ताकि वो माउस क्या कर सके, एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून सेल्स को एक्टिवेट कर सके। कुछ टाइम के बाद हमने उस माउस से स्प्लीन को आइसोलेट कर लिया। अब याद करो, स्प्लीन इज द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जहां पे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। और इस स्प्लीन से हमने क्या किया, बी सेल्स को आइसोलेट किया, बी लिम्फोसाइट को आइसोलेट किया। और अगर इस बी लिम्फोसाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करो तो ये बी लिम्फोसाइट इज HGPRT पॉजिटिव। HGPRT एक एंजाइम का नाम है जिसका नाम है हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम बी सेल में पाया जाता है। ये बी सेल इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन इसका ये लिमिटेशन होता है कि ये लोग मॉर्टल होते हैं। कुछ बार डिवाइड करने के बाद ये लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब हमने दूसरी तरफ माइलोमा सेल्स लिया। माइलोमा सेल मतलब इट इज ए कैंसरस सेल। इस कैंसरस सेल्स में HGPRT नहीं पाया जाता है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, लेकिन इसकी खासियत क्या है, इट इज इमोर्टल। कैंसर सेल्स इमोर्टल होते हैं। अब हमने क्या किया, इन दोनों सेल्स को फ्यूज करवा दिया। और फ्यूज कराने के लिए जो फ्यूजोजन यानी कि केमिकल यूज किया हमने, ये केमिकल है PEG, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। और PEG का यूज करके हमने इन दोनों सेल्स को क्या करा दिया, फ्यूज करा दिया। और इन दोनों सेल्स में से हमने हेट्रोकैरियोन्स को सेलेक्ट किया। हेट्रोकैरियोन्स मतलब जिनका न्यूक्लियस अभी तक फ्यूज नहीं हुआ।
प्लाज्मा में साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो चुका है, लेकिन प्लाज्मा न्यूक्लियस अभी तक फ्यूज नहीं हुआ। अब ऐसे सेल्स में क्या देखने को मिलेगा हमको कि बी सेल के न्यूक्लियस की वजह से इसके पास HGPRT होगा, बी सेल के न्यूक्लियस की वजह से ये इम्यूनोग्लोबुलिन तो प्रोड्यूस कर रहे होंगे, लेकिन कैंसर सेल की वजह से ये सेल्स कैसे हो जाएंगे? इमोर्टल हो जाएंगे। लेकिन क्या हर बार यही केस होगा? नहीं। हो सकता है कि सेल्स का फ्यूजन ही ना हो सकता है कि बी सेल दूसरे बी सेल के साथ फ्यूज हो जाए, या फिर तीसरा चीज हो सकता है कि माइलोमा सेल दूसरे माइलोमा सेल के साथ फ्यूज हो जाए। तो इतने सारे सेल के पॉपुलेशन में से हमको इन सेल्स को आइसोलेट करना है जो कि हेट्रोकैरियोन है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन करना पड़ेगा, और सिलेक्शन के लिए जो मीडियम यूज करेंगे हम लोग वो होगा हैट मीडियम। हैट मीडियम में H का मतलब है हाइपोजेंथिन, A का मतलब है एमिनोपेटेरिन और T का मतलब है थाइमिडिन। उस मीडिया में क्या करेंगे हम लोग? कल्चर करेंगे। अब जब उस मीडिया में हम कल्चर करेंगे तो क्या होगा उसको इस डायग्राम से समझो। अब ऐसे सेल्स जो कि कैंसर सेल्स हैं उसमें थाइमिडीन काइनेज तो है नहीं, HGPRT थाइमिडीन काइनेज इसमें नहीं है, और जो बी सेल्स होते हैं उसमें थाइमिडीन काइनेज प्रेजेंट होता है। और ऐसे सेल्स जिसमें फ्यूज कर दिया गया है और जो हेट्रोकैरियोन है उसमें दोनों तरीके के न्यूक्लियस होंगे, मतलब थाइमिडीन काइनेज प्रेजेंट भी होगा और थाइमिडीन काइनेज एब्सेंट भी होगा। अगर अल्टीमेटली बोले तो थाइमिडीन काइनेज है तो वो एक्सप्रेस भी होगा। अब जैसे ही हमने इसको हैट मीडिया में डाला तो हैट का फुल फॉर्म पता है हम लोगों को। H का मतलब है हाइपोजेंथिन, A का मतलब है एमिनोपेटेरिन और T का मतलब है थाइमिडिन। अब एमिनोपेटेरिन को देखोगे तो एमिनोपेटेरिन इज ए एंटी कैंसरस ड्रग। अब ये एंटी कैंसरस ड्रग क्या करता है तो उसको समझने के लिए हम फिर से पहले वाले डायग्राम पे चलते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? जो कैंसर सेल है ना, इसमें क्या देखने को मिलता है हम लोग को? कैंसर सेल्स में HGPRT देखने को नहीं मिलता है। अब इसको समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि जो भी सेल्स होते हैं उसमें प्यूरिन का सिंथेसिस दो पाथवे से होता है। प्यूरिन की सिंथेसिस एक पाथवे तो कहलाता है हमारा डी नोवो पाथवे, और दूसरा पाथवे कहलाता है साल्वेज पाथवे। जिस सेल के पास HGPRT होता है उसमें चलता है साल्वेज पाथवे। क्या चलता है? साल्वेज पाथवे। और जिस सेल में HGPRT नहीं होता है उस सेल में चलता है डी नोवो पाथवे। और डी नोवो पाथवे को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है थाइमिडीन काइनेज की। तो सेम वही चीज समझ में आया हम लोग को कि कैंसर सेल में थाइमिडीन काइनेज है तो डी नोवो पाथवे चलेगा, इसमें थाइमिडीन काइनेज नहीं है, HGPRT है, तो यहाँ पे क्या चलेगा? साल्वेज पाथवे चलेगा। और ये सेल जो कि हाइब्रिडोमा बना है इसमें थाइमिडीन काइनेज का जीन आ गया है, तो अब इसमें क्या चलेगा? डी नोवो पाथवे भी चलेगा और HGPRT भी आ गया है तो साल्वेज पाथवे भी चल सकता है। अब जैसे ही हमने हैट मीडियम डाला, एमिनोपेटेरिन इज ए एंटी कैंसरस ड्रग। ये क्या कर सकता है? कैंसर सेल्स को मार सकता है। तो जैसे ही हम इसको डालेंगे तो कैंसर सेल्स क्या हो जाएंगे? मारे जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैंसर सेल्स मारे जाएंगे एमिनोपेटेरिन की वजह से। अब जब हमने यहाँ पे दो चीजें दी है, एक तो दिया है हमने हाइपोजेंथिन, हाइपोजेंथिन के ऊपर HGPRT एंजाइम काम करेगा और साल्वेज पाथवे चलेगा। और साल्वेज पाथवे जब भी चलेगा तो समझ जाओ ये दोनों सेल्स क्या कर सकते हैं? सरवाइव कर सकते हैं। ये भी सेल शुरू में सरवाइव करेगा, ये भी सेल शुरू में सरवाइव करेगा, लेकिन हमको पता है जो बी सेल्स होते हैं वो कुछ ही टाइम तक डिवाइड कर सकते हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ रेप्लिकेशन साइकिल होता है इसमें, और कुछ टाइम डिवाइड करने के बाद ये सेल्स क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। लेकिन ये जो सेल है जिसको हमने हाइब्रिडोमा सेल कहा है, ये सेल क्या हो सकता है? लंबे टर्म समय तक सरवाइव कर सकता है, लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर सकता है। इमोर्टल हो गया पहली बात। और दूसरी बात क्या हो गया? इमोर्टल होने के साथ ही साथ ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये कैसे एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रहा है? तो ये वही एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा जिस तरीके का हमने क्या किया था, यहाँ पे बी सेल को फ्यूज करवाया था।
अब इस बी सेल का में भी देखोगे तो स्प्लीन के अंदर तो पूरे के पूरे हर तरीके के बी सेल्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, इन बी सेल्स में से उस बी सेल को पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे जो कि इस एंटीजन के अगेंस्ट में बना हुआ है। और जब एक बार हमने उस सेल को रिकॉग्नाइज कर लिया तो हम उसको उसका क्या कर लेंगे, क्लोनिंग कर लेंगे। क्लोनिंग का मतलब नंबर बढ़ा देंगे उसका। और उसका नंबर बढ़ाने के बाद अब उसका क्या करवा सकते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन करवा सकते हैं। अब ट्रांसलेशन उसका इन विवो भी करवाया अब ट्रांसलेशन उसका इन विवो भी हो सकता है या तो इन विट्रो भी हो सकता है। इन सेल्स को हमने माउस के अंदर इंजेक्ट कर दिया, ये माउस भी उस तरीके के एंटीबॉडीज बनाने लगेगा, या फिर एनिमल टिश्यू कल्चर में इसको रखा गया तो भी ये क्या करेगा, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने लग जाएगा। बस अंतर यह है कि जो इन विवो सिस्टम है उसमें एंटीबॉडीज का अमाउंट हाई होगा, जो इन विट्रो सिस्टम है उसमें एंटीबॉडीज का अमाउंट कम होगा। और अल्टीमेटली जो एंटीबॉडी बनेगा वो कैसा होगा, मोनोक्लोनल होगा, इस एंटीजन के अगेंस्ट वाला होगा। अब इस एंटीबॉडीज को यूज कैसे किया गया, टी सेल रिसेप्टर को पहचानने में। तो अब उस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या किया, ओब एल्ब्यूमिन लिया। ओब एल्ब्यूमिन वही प्रोटीन है जो कि एग वाइट में पाया जाता है, और हमने क्या कर दिया, इसे माउस के अंदर इंजेक्ट कर दिया ओब एल्ब्यूमिन को। अब जब माउस के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया है तो यहाँ पे बी सेल्स भी एक्टिवेट होंगे और टी सेल्स भी एक्टिवेट होंगे। हमने टी सेल्स को एक्टिवेट होने का टाइम दिया ताकि ये टी सेल्स डिवाइड हो सके और डिफरेंशिएट हो सके। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसी एनिमल से लिम्फ नोड को क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। जब हमने उसका लिम्फ नोड आइसोलेट किया तो उस लिम्फ नोड से हमने जो ओब एल्ब्यूमिन स्पेसिफिक टी सेल्स थे उनको आइसोलेट किया। अब उनको आइसोलेट करने के बाद हमने क्या किया, अब उन ओवीए स्पेसिफिक टी सेल्स को आइसोलेट करने के बाद हमने इन सेल्स को टी सेल्स के ट्यूमर से मिला दिया। जैसे हमने बी सेल का हाइब्रिडोमा बनाया था जिसमें बी सेल को कैंसर सेल्स के साथ मिलाया था, इस केस में भी हमने क्या किया, जो टी सेल्स हैं उस टी सेल्स को ट्यूमर सेल्स के साथ फ्यूज कर दिया, तो ये क्या बन गया, टी सेल हाइब्रिडोमा बन गया। अब ये टी सेल हाइब्रिडोमा जो है वो ओब एल्ब्यूमिन को रिकॉग्नाइज कर सकता है जब ओब एल्ब्यूमिन को एमएचसी के साथ प्रेजेंट किया जाएगा। तो अब जब एक बार ओब एल्ब्यूमिन के साथ जब उसको प्रेजेंट किया जाएगा तो ये टी सेल हाइब्रिडोमा जो है उसको क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है। अब हमने क्या किया, इस सेल के पूरे कल्चर को डाइल्यूट किया, और डाइल्यूट करने के बाद इतना डाइल्यूट किया कि हर एक माइक्रोटाइटर प्लेट में एक या दो सेल ही रहे, और फिर हमने उसको क्या करने दिया, क्लोन होने दिया हमने। और ये जो प्रोसेस है ना जिसमें हम लोग इसको डाइल्यूट कर रहे हैं और डाइल्यूट करके एक प्रकार के सेल्स को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज नोन एज लिमिटिंग डाइल्यूशन। अब इसके द्वारा हुआ ये कि जो टी सेल्स आइसोलेट हुए थे वो ऐसे टी सेल्स आइसोलेट हुए जिनके ऊपर वो वाले टी सेल रिसेप्टर्स हैं जो कि ओब एल्ब्यूमिन को क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब ओब एल्ब्यूमिन को जब रिकॉग्नाइज किया जा सकता है तो इन टी सेल्स को लिया गया, ये जो टी हाइब्रिडोमा सेल्स बने हैं, अब इन टी हाइब्रिडोमा सेल्स को लिया गया, और टी हाइब्रिडोमा सेल्स को लेने के बाद अब इस टी सेल्स को क्या किया गया, माउस के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया। इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, दिस इज द डायग्राम। अब इस डायग्राम को एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ये रहा माउस, और इस माउस के अंदर ओब एल्ब्यूमिन को इंजेक्ट कर दिया। ओब एल्ब्यूमिन के बाद इंजेक्ट करने के बाद हमने कुछ दिनों तक इंतजार किया। कुछ दिन इंतजार करने के बाद हमने इसके ऊपर से लिम्फ नोड को, उसके अंदर से लिम्फ नोड को आइसोलेट कर लिया। और लिम्फ नोड आइसोलेट करने के बाद इस लिम्फ नोड को हमने क्या किया, कल्चर किया।
तो ये देख रहे हो लिम्फ नोड के सेल्स को कल्चर कर रहे हैं, और कल्चर किसके साथ कर रहे हैं हम लोग, ओब एल्ब्यूमिन के साथ कल्चर कर रहे हैं, ताकि इस कल्चर में उन टी सेल्स का नंबर इंक्रीज हो जाए जो टी सेल्स ओब एल्ब्यूमिन के अगेंस्ट में एक्टिवेट होते हैं। अब बहुत सारे टी सेल्स मिल जाएंगे जो कि इस ओब एल्ब्यूमिन के अगेंस्ट में है। अब इस ओब एल्ब्यूमिन के अगेंस्ट में जो टी सेल बने हुए हैं उनको टी सेल के ट्यूमर से क्या करवा दिया गया, फ्यूज करवा दिया गया। और फ्यूजन के लिए जो केमिकल दिया गया, इट इज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। अब जब फ्यूजन हो गया तो टी सेल का हाइब्रिडोमा बन गया। अब बहुत सारे तरीके के टी सेल हाइब्रिडोमा बने होंगे, तो हमने इसको क्या कर दिया, ये जो माइक्रो टाइटर प्लेट दिख रहा है, इस माइक्रो टाइटर, सबसे पहले तो उसको डाइल्यूट किया, और डाइल्यूट करने के बाद जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन था उसको इस माइक्रो टाइटर प्लेट में डाला गया, और डाइल्यूशन इतना किया गया कि हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि हर एक जो माइक्रो टाइटर प्लेट का जो छोटा हिस्सा होता है उसमें एक सेल गया, और फिर हमने उसको क्या कर दिया, क्लोन होने दिया। अब बहुत सारे टी सेल्स बने होंगे यहाँ पे, इस चीज को अगर देखो तो बहुत सारे टी सेल्स बने होंगे। यहाँ पे कुछ तरीके के टी सेल्स होंगे, यहाँ पे कुछ तरीके के टी सेल्स होंगे, यहाँ पे कुछ तरीके के टी सेल्स होंगे, अलग अलग तरीके के टी सेल्स इस माइक्रो टाइटर प्लेट में होंगे। अब हमने क्या किया, इस माइक्रो टाइटर प्लेट में उन मैक्रोफेजेस को डाला जो कि ओब एल्ब्यूमिन को क्या कर रहे थे, प्रेजेंट कर रहे थे। और फिर हमने ये चेक किया कि इनमें से कौन सा सेल जो है वो इंटरल्यूकिन 2 को सिक्रीट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये सेल जो था वो इंटरल्यूकिन 2 को सिक्रीट कर रहा था। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या पता चला, ये जो अभी हमने किया, अभी हमने क्या किया, डाइल्यूट किया, इतना डाइल्यूट किया कि हर एक वेल में कुछ ही सेल गए, उसका नंबर बढ़ने दिया। नंबर बढ़ने के बाद इसी प्लेट में हमने मैक्रोफेज डाले जो कि ओब एल्ब्यूमिन को प्रेजेंट कर रहे थे। जैसे ही ये मैक्रोफेज इन वेल्स में जाएंगे तो ये टी सेल्स उस मैक्रोफेज को रिकॉग्नाइज करेगा। अगर इसका टी सेल का रिसेप्टर अगर ओब एल्ब्यूमिन को रिकॉग्नाइज करेगा ना, तो वो क्या सिक्रीट करेगा, इंटरल्यूकिन 2 सिक्रीट करेगा। तो जो सेल का पॉपुलेशन इंटरल्यूकिन 2 सिक्रीट कर रहा है, समझ जाओ वो वाला टी सेल जो है वो ओब एल्ब्यूमिन के अगेंस्ट में बना हुआ है। अब हमने क्या कर लिया, उस टी सेल को रिकॉग्नाइज कर लिया जो कि ओब एल्ब्यूमिन के अगेंस्ट में बना हुआ था। अब इसी टी सेल को हमने लिया, और इस टी सेल को लेके हमने क्या कर दिया, इस टी सेल को माउस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब होगा ये कि जब हमने टी सेल को माउस के अंदर इंजेक्ट किया है तो टी सेल के अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा इस माउस में, हाँ कि नहीं। अब जैसे ही वो चीज हुआ, हमने कुछ दिन वेट किया, वेट करने के बाद इस माउस का स्प्लिन आइसोलेट कर लिया, और स्प्लिन से हमने कौन से सेल्स को आइसोलेट किया, बी सेल्स को आइसोलेट किया, और बी सेल्स को आइसोलेट करने के बाद बी सेल का हाइब्रिडोमा बनाया। और बी सेल का हाइब्रिडोमा बनाने के बाद हमने क्या किया, उसका सिलेक्शन किया, और सिलेक्शन किया किसके अगेंस्ट में, तो इस टी सेल के अगेंस्ट में जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बन रही है उसको सेलेक्ट कर लिया, और फिर उसको क्या कर दिया, क्लोन कर दिया, ताकि उसका नंबर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। और जब एक बार नंबर इंक्रीज हो गया तो हमने इसका क्या किया, ट्रांसलेशन करवा, इन विट्रो ट्रांसलेशन करवाया, और इन विट्रो ट्रांसलेशन के बाद हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को आइसोलेट किया, और ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टी सेल के अगेंस्ट में बनी हुई है, तो ये टी सेल से क्या कर सकती है, बाइंड कर सकती है। अब इस एक्सपेरिमेंट का ये हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब इस हिस्से के बाद नेक्स्ट जो चीज किया गया वो समझो। अब एक बार जब हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को आइसोलेट कर लिया है जो कि टी सेल के अगेंस्ट में बना हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब दो अलग अलग माइक्रोटाइटर प्लेट ले लो। एक माइक्रोटाइटर प्लेट में टी सेल का हाइब्रिडोमा लिए जो पहले बना लिए थे हम लोग, और उसे ओवीए प्रेजेंटिंग सेल के साथ डाल दिए। अब फॉर एग्जांपल दिस इज ओवीए प्रेजेंटिंग सेल,
ये क्या हो गया, ओवीए प्रेजेंटिंग सेल, मतलब हमारा मैक्रोफेज है जो कि ओवीए को क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। और ये है हमारे टी सेल हाइब्रिडोमा जो कि इस ओवीए को क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट में हमने कोई भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं डाला था। तो बहुत सारे क्या हो सकते हैं यहाँ पे, टी सेल्स जो है इस मैक्रोफेज से बाइंड कर सकते हैं और इंटरल्यूकिन 2 सिक्रेट कर सकते हैं। लेकिन सेम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, इसी टी सेल के हाइब्रिडोमा को ओवीए प्रेजेंटिंग सेल के साथ डाला, लेकिन इस केस में हमने क्या डाला है, एंटीबॉडीज डाला है। अब ये एंटीबॉडीज टी सेल के साथ बाइंड करेगा, और बाइंड करेगा तो क्या होगा, टी सेल इसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो एंटीबॉडी बनी हुई है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट में बना हुआ है, टी सेल रिसेप्टर के अगेंस्ट में बना हुआ है। तभी ये ओब एल्ब्यूमिन के साथ बाइंडिंग नहीं होने दे रहा है। अगर ये टी सेल रिसेप्टर के अगेंस्ट में नहीं बना होता, मान लो वो यहां पे बाइंड कर रहा होता वो एंटीबॉडी, तो क्या वो इसकी बाइंडिंग को रोक पाता है क्या, बिल्कुल नहीं रोक पाता। अगर रोक रहा है मतलब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एंटीबॉडी टी सेल के रिसेप्टर के साथ ही बाइंड कर रहा है। तो अब हमने इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को पकड़ा जो कि टी सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा है, और इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज हमने क्या किस लिए किया, हमने टी सेल को लिया, टी सेल को हमने ट्रीट किया डिटर्जेंट से, डिटर्जेंट जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देता है, और फिर इस एंटीबॉडी का यूज करके हमने टी सेल के रिसेप्टर को प्रिसिपिटेट करा लिया। अब हमारे हाथ में टी सेल का रिसेप्टर प्यूरिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इतना सारा पापड़ बेलने के बाद हम लोग को क्या मिला, टी सेल का रिसेप्टर मिला। अब टी सेल का रिसेप्टर जब हमको मिल गया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं। अब स्टडी के बाद हमको क्या चीजें पता चली, पहला चीज तो ये पता चला कि टी सेल के रिसेप्टर दो तरीके के हो सकते हैं। एक ऐसा जिसमें अल्फा बीटा हेट्रोडाइमर प्रेजेंट हो, तो ऐसे टी सेल रिसेप्टर को अल्फा बीटा टी सेल रिसेप्टर कह दिया जाएगा। और ये जो अल्फा बीटा टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं वो MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल या फिर MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल के ऊपर जो एंटीजन का पेप्टाइड प्रेजेंट किया गया है उसको उसके साथ बाइंड कर सकते हैं। तो ए बी वाले तभी एंटीजन के साथ बाइंड करेंगे जब उसे MHC2 या फिर MHC1 के साथ एक ग्रुप में प्रेजेंट किया गया हो। ये ए बी सेल्स का बात है। लेकिन दूसरे तरीके के टी सेल्स होते हैं जिनके ऊपर क्या पाया जाता है, गामा डेल्टा टी सेल का रिसेप्टर पाया जाता है। और ये जो गामा डेल्टा टी सेल का रिसेप्टर है वो बॉडी में अलग अलग जगह पे देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल म्यूकोसल टिश्यूज में या फिर स्किन में भी देखने को मिल सकता है। और ये जो गामा डेल्टा टी सेल्स होते हैं ये ऐसे एंटीजन को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जो कि MHC के साथ प्रेजेंट ना किए गए हों, और वैसे एंटीजन को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जो MHC के साथ प्रेजेंट किए गए हों। लेकिन मैक्सिमम केसेस में जो टी सेल के ऊपर रिसेप्टर देखने को मिलता है वो कौन सा होता है, अल्फा बीटा। तो जब भी हम लोग टी सेल रिसेप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे तो याद रखना हम लोग अल्फा बीटा की बात कर रहे हैं, गामा डेल्टा की नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पे अल्फा बीटा टी सेल के रिसेप्टर्स ही पाए जाते हैं। अब टी सेल रिसेप्टर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो टी सेल रिसेप्टर होता है, जैसे एंटीबॉडी का लाइट चेन को याद करो, एंटीबॉडी के लाइट चेन में कितने डोमेन्स थे, इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन्स, 2 इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन था, एक वेरिएबल डोमेन था और एक कांस्टेंट डोमेन था। सेम वैसे ही इस टी सेल के रिसेप्टर के ऊपर भी 2 डोमेन होते हैं, एक वेरिएबल डोमेन और दूसरा कांस्टेंट डोमेन। जैसे लाइट चेन के ऊपर वेरिएबल डोमेन एन टर्मिनस पे था, वैसे ही यहाँ पे भी वेरिएबल डोमेन एन टर्मिनस पे है। जैसे लाइट चेन में सी कांस्टेंट डोमेन जो था वो सी टर्मिनस पे था, वैसे ही यहाँ पे भी कांस्टेंट डोमेन जो है वो सी टर्मिनस पे है। जैसे वहां पे वेरिएबल डोमेन एंटीजन के साथ बाइंड करता था, वैसे ही यहाँ पे भी वेरिएबल डोमेन एंटीजन के साथ बाइंड करता है।
और ये जो सी डोमेन होता है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट को क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थोड़ा सा दूर पोजीशन करके रखता है ताकि ये आसानी से एंटीजन के साथ बाइंड कर सके। अब हमको पता है टी सेल रिसेप्टर दो हेट्रोडाइमर से मिलके बने हुए होते हैं और ये दोनों के दोनों हेट्रोडाइमर एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। और ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है वो जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो कांस्टेंट डोमेन होते हैं उसके बीच में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टी सेल रिसेप्टर। हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे दो इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन है। एक डोमेन को हमने कहा वेरिएबल डोमेन और दूसरे डोमेन को हमने क्या कहा, कांस्टेंट डोमेन। जो वेरिएबल डोमेन है वो प्रेजेंट है हमारे एमिनो टर्मिनस की तरफ और जो कांस्टेंट डोमेन है वो प्रेजेंट है हमारे सी टर्मिनस की तरफ। और ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन्स हैं ये दोनों इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और ये रहा अल्फा चेन और ये रहा बीटा चेन। ये अल्फा और बीटा चेन एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये रहा वेरिएबल डोमेन। इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, पहला बात। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ 25 एमिनो एसिड का बना हुआ ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट होता है और कुछ एमिनो एसिड का बना हुआ साइटोसोलिक सेगमेंट देखने को मिलता है। तो सेम वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि जो दोनों टीसीआर चेन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होता है वो कांस्टेंट डोमेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होता है। और जो इस डाइसल्फाइड बॉन्ड के सी टर्मिनस की तरफ देखो तो 21 से 22 एमिनो एसिड का ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट बना हुआ होता है जो कि टी सेल रिसेप्टर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंकर करके रखता है। और दोनों अल्फा और बीटा दोनों चेन्स में क्या होता है, एक इंट्रासेल्युलर रीजन होता है जो कि 5 से 9 एमिनो एसिड का बना हुआ होता है। सेम वही चीज देख रहे हैं हम लोग। क्या, दिस इज वेरिएबल डोमेन, कांस्टेंट डोमेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है जो कि अल्फा बीटा चेन को एक साथ जोड़ के रखा हुआ है। ये 21-22 एमिनो एसिड का बना हुआ ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट है जो कि अल्फा बीटा चेन दोनों में प्रेजेंट है। और ये रहा इंट्रासेलुलर डोमेन जो कि 5 से लेके 9 एमिनो एसिड का बना हुआ हो सकता है। सेम अब इस स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल डोमेन है उस वेरिएबल डोमेन को जब हमने देखना स्टार्ट किया तो वेरिएबल डोमेन भी जो है वो उसमें क्या देखने को मिल रहा है हमको, इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन देखने को मिल रहा है, इम्यूनोग्लोबुलिन फोल्ड देखने को मिल रहा है। कांस्टेंट डोमेन में भी क्या देखने को मिल रहा है, इम्यूनोग्लोबुलिन फोल्ड देखने को मिल रहा है। और जब हमने इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन के बारे में स्टडी की थी तो हमने क्या देखा था, इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन जो होते हैं वो बने हुए होते हैं बीटा सीट्स के और बीटा सीट्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं लूप्स के द्वारा। और यही जो लूप्स होते हैं वो एंटीजन के साथ बाइंडिंग में हेल्प कर रहे होते हैं, इसीलिए हमने इसको क्या कहा था, सीडीआर कहा था, कॉम्प्लीमेंटेरिटी डिटरमाइनिंग रीजन कहा था। और एंटीबॉडी में क्या था, 3 सीडीआर हैवी चेन पे था और 3 सीडीआर लाइट चेन पे था। वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, 3 सीडीआर जो होता है वो अल्फा चेन पे देखने को मिलता है और 3 सीडीआर कहाँ देखने को मिलता है हमको, बीटा चेन पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हर एक टीसीआर का जो भी डोमेन होता है मतलब वेरिएबल डोमेन होता है उसमें सीक्वेंस में वेरिएशन देखने को मिलता है। और ये वेरिएशन जो होते हैं उसमें कुछ हाइपर वेरिएबल रीजन होते हैं, उन्हीं हाइपर वेरिएबल रीजन को हमने क्या कहा था, सीडीआर कहा था। तो जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स मतलब एंटीबॉडी में हर चेन पे 3 सीडीआर थे, वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, अल्फा चेन पे भी 3 सीडीआर होगा और बीटा चेन पे भी 3 सीडीआर होगा, जिसे तुम इस डायग्राम में देख सकते हो। तो ये रहा हमारा सीडीआर वन और अब अल्फा चेन को खोजो। देखो दिस इज सीडीआर 3 अल्फा,
दिस इज CDR2 अल्फा और दिस इज CDR1 अल्फा। मतलब अल्फा चेन के ऊपर ये रहा हमारा पहला CDR, अल्फा चेन के ऊपर ये रहा दूसरा CDR, अल्फा चेन के ऊपर ये रहा तीसरा CDR। सेम वैसे ही केस किसके ऊपर है, बीटा चेन के ऊपर भी है। बीटा चेन के ऊपर भी कितने CDR देखने को मिल रहे हैं हमको, 3 CDRs देखने को मिल रहे हैं। टोटल 6 CDR यहाँ पे भी देखने को मिलता है। अब अगर इन CDR को देखो तो जो इसमें CDR नंबर 1 और 2 होता है, ये तो बाइंड कर रहा होता है MHC के साथ। जो CDR1 और 2 जो होता है वो किसके साथ बाइंड कर रहा होता है, MHC प्रोटीन के साथ बाइंड कर रहा होता है। जबकि जो CDR3 होता है वो किसके साथ बाइंड कर रहा होता है, वो बाइंड कर रहा होता है एंटीजन के साथ। ठीक है। अगर हम अल्फा बीटा टी सेल रिसेप्टर्स की बात करें तो अल्फा बीटा टी सेल रिसेप्टर्स का नंबर जितने एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उसके आसपास के बराबर ही होता है। लेकिन जो डेल्टा गामा TCR है वो उसका अमाउंट जो होता है वो बॉडी के अंदर लिमिटेड होता है, बहुत कम देखने को मिलता है हमको। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ। अब सेम वही बात अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे, तो जैसे एंटीबॉडीज पे हमने देखा था कि जो वेरिएबल रीजन होता है या फिर पूरा का पूरा एंटीबॉडी होता है वो डीएनए रिकॉम्बिनेशन की वजह से बनता है। तो जो टी सेल रिसेप्टर का भी फॉर्मेशन होता है वो भी किसकी वजह से होता है, डीएनए रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही होता है, जिसे हम VDJ रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, जिसके बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा TCR को देखें तो जो डेल्टा चेन का TCR होता है, डेल्टा चेन वाला TCR होता है, उसमें CDR जो होता है वो सबसे ज्यादा वेरिएबल होता है। मींस डेल्टा चेन का जो CDR3 है वो सबसे ज्यादा वेरिएबल होगा अल्फा बीटा गामा चेन की तुलना में। तो हम लोग इस डेल्टा चेन को कंपेयर कर सकते हैं एंटीबॉडीज के हैवी चेन के CDR3 से। एंटीबॉडी का हैवी चेन का जो CDR3 होता है उसमें भी वेरिएबिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा में जो डेल्टा वाला चेन है उसका CDR सबसे ज्यादा वेरिएबल होता है। तो इसको अगर हम देखें तो इट इज रिजेंबल विथ द हैवी चेन ऑफ द एंटीबॉडीज। हैवी चेन का जो CDR है उससे रिजेंबल कर रहा होता है। और जैसा हमने बी सेल रिसेप्टर के केस में देखा था कि बी सेल रिसेप्टर में ग्लाइकोसाइलेशन होता है, वैसे ही टी सेल रिसेप्टर्स भी क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं। और कुछ रिसेंट एक्सपेरिमेंट ये भी बताते हैं कि जो ग्लाइकोसाइलेशन का लेवल होता है वो अलग अलग टी सेल के एक्टिवेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि टी सेल्स का एक्टिवेशन कितना हुआ है, कौन से स्टेज में एक्टिवेशन का स्टेटस है। उस स्टेटस के अकॉर्डिंग जो है वो ग्लाइकोसाइलेशन का रेट जो है वो ग्लाइकोसाइलेशन जो है वो क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है। तो ये हुआ हमारे TCR के बारे में। अगर कंक्लूड करना चाहे तो व्हाट इज TCR? TCR का स्ट्रक्चर 2 चेन से मिलके बना हुआ होगा। अल्फा बीटा हो सकता है या फिर गामा डेल्टा हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि अल्फा के साथ गामा डेल्टा होगा या फिर बीटा के साथ गामा डेल्टा होगा, नहीं। अल्फा के साथ बीटा ही पाया जाएगा और गामा के साथ डेल्टा ही पाया जाएगा। 2 चेन से मिलके बने हैं। दोनों चेन पे क्या होता है, एक तो वेरिएबल डोमेन होता है और दूसरा कांस्टेंट डोमेन होता है। जो वेरिएबल डोमेन और कांस्टेंट डोमेन है उसमें इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। और ये दोनों चेन्स जो होते हैं वो एक डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड कांस्टेंट रीजन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होता है। कुछ 21 से 22 लेके एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट बनाते हैं और बाकी बचे हुए
5 से 6 एमिनो एसिड के सेगमेंट जो होते हैं वो इंट्रासेल्युलर डोमेन का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। और अगर इस स्ट्रक्चर को देखो तो इसका जो वेरिएबल डोमेन होता है उसमें कुछ हिस्से होते हैं, उसमें हाइपर वेरिएशन देखने को मिलता है, इन्हें सीडीआर कहा जाता है। जैसे एंटीबॉडीज में 3 सीडीआर पाए जाते हैं, वैसे ही टीसीआर में भी क्या देखने को मिलते हैं, 3 सीडीआर देखने को मिलते हैं। जो CDR1 और CDR2 होता है वो MHC के साथ बाइंड करता है, जबकि CDR3 जो होता है वो बाइंड कर रहा होता है एंटीजन के साथ। अगर बॉडी में देखो तो अल्फा बीटा वाले जो CDR होते हैं वो ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलते हैं, जबकि गामा डेल्टा वाले का अमाउंट लिमिटेड होता है। अगर हम देखें तो ये जो वेरिएबल रीजन होता है उसका फॉर्मेशन होता है डीएनए रिकॉम्बिनेशन के द्वारा, जिसे VDJ रिकॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा को देखो तो जो डेल्टा चेन का CDR3 होता है वो सबसे ज्यादा वेरिएशन शो करता है, और ये जो CDR3 है डेल्टा चेन का वो हैवी चेन ऑफ द एंटीबॉडी से रिजेंबल, हैवी चेन ऑफ द एंटीबॉडी के CDR से क्या कर रहा होता है, रिजेंबल शो कर रहा होता है। जबकि अल्फा बीटा गामा के CDR में उतना ज्यादा वेरिएशन होता है, लेकिन उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। बी सेल रिसेप्टर की तरह ये भी क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं। अब जैसे हमने बी सेल रिसेप्टर के को रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा था, वैसे ही हम टी सेल के को रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब टी सेल के साथ बहुत सारे प्रोटीन्स जो होते हैं वो एसोसिएटेड हो सकते हैं, जैसे कि CD4। अब ये जो CD4 होता है वो किसको रिकॉग्नाइज करता है, क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल के साथ रिकॉग्नाइज करता है। क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल के साथ रिकॉग्नाइज करके वो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है और टी सेल्स है उसके बीच में एडहेशन करवा सकता है, टी सेल में सिग्नल ट्रांसडक्शन स्टार्ट करवा सकता है। और ये जो CD4 होता है इट इज द मेंबर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली। सेम CD8 पाया जा सकता है टी सेल रिसेप्टर के साथ, जो क्लास 1 MHC को रिकॉग्नाइज करता है, ये एडिशन करवा सकता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन करवा सकता है, इम्यूनोग्लोबुलिन फैमिली का मेंबर होता है। CD2 जिसे LFA2 भी कहा जाता है, ये CD58 या फिर LFA3 के साथ बाइंड करता है, ये भी एडिशन करवा सकता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन करा सकता है, इम्यूनोग्लोबुलिन फैमिली का मेंबर होता है। CD28 ये सबसे इंपॉर्टेंट को रिसेप्टर है हमारे टी सेल रिसेप्टर का। CD28 CD80 या फिर CD86 के साथ बाइंड करता है और टी सेल्स के अंदर सिग्नल ट्रांसडक्शन को स्टार्ट करता है। और अगर ये CD28 अगर CD80 86 के साथ बाइंड ना करे तो टी सेल्स एक्टिवेट ही नहीं होंगे। तो अगर CD28 में म्यूटेशन हो जाए तो टी सेल्स का एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा, और ये भी इम्यूनोग्लोबुलिन फैमिली के मेंबर होते हैं। इसके अलावा बाकी भी होते हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। और वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे CD4 एंड CD8। CD4 की अगर हम बात करें तो जो CD4 होता है इट इज ए मोनोमेरिक प्रोटीन। मोनोमेरिक मतलब एक प्रोटीन एक सब यूनिट का मिलके बना हुआ होगा, और इसमें 4 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होते हैं जिसे D1 D2 D3 D4 के नाम से कहा जाता है। एक हाइड्रोफोबिक सेगमेंट होगा जो कि ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन बनाएगा, और एक लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक टेल होगी। इस डायग्राम को देखो, दिस इज द डायग्राम जिसमें ये है CD4। CD4 को देखो तो CD4 एक सिंगल सब यूनिट का बना हुआ है जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे 4 डोमेन है D1 D2 D3 D4, एक ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट है और एक लंबा सा इंट्रासेलुलर डोमेन देखने को मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। जबकि CD8 की बात करो तो CD8 जो होता है वो 2 सब यूनिट का मिलकर बना हुआ होता है। अब ये 2 सब यूनिट अल्फा बीटा हो सकते हैं या फिर अल्फा अल्फा हो सकते हैं। अगर अल्फा बीटा होंगे तो इसे हेट्रोडाइमर कहा जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग यूनिट से मिलकर बना हुआ है। अगर दोनों अल्फा अल्फा से बना हुआ है तो इसे होमोडाइमेरिक कहा जाएगा। सेम इसी डायग्राम को देखो तो दिस इज द डायग्राम। इसमें क्या देखने को मिल रहा है, CD8 इज ए डाइमेरिक प्रोटीन। अब ये अल्फा बीटा हो सकता है या फिर अल्फा अल्फा हो सकता है। इस पे अगर इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन की बात करें तो दोनों चेन के ऊपर क्या होगा, एक एक इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन होगा, एक लिंकर रीजन होगा
और ये लिंकर रीजन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा जो कि इन दोनों को जोड़ के रखेगा। एक होगा ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट और होंगे इंट्रासेलुलर सेगमेंट। सेम उसी चीज को देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो CD8 है उसके हर चेन में एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होगा जो इम्यूनोग्लोबिन लाइक डोमेन है, एक स्टॉक रीजन होगा, एक ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन होगा और एक साइटोप्लाज्मिक टेल होगा। अब अगर बात करें हम लोग CD4 की ना, तो CD4 बाइंड करता है MHC2 के साथ। हमेशा याद रखना है CD4 बाइंड करेगा किसके साथ, MHC2 के साथ, जबकि CD8 जो बाइंड करता है वो किसके साथ बाइंड करता है, MHC1 के साथ। ये तो हुआ बात CD4 और CD8 का। अब इसके बाद इसके थोड़े से फंक्शन की बात करते हैं। तो जो टी सेल का रिसेप्टर होता है, वो टी सेल का रिसेप्टर तो रिकॉग्नाइज कर रहा होता है एंटीजन को। अब ये टी सेल के रिसेप्टर के साथ या तो CD4 पाया जा सकता है या तो CD8 पाया जा सकता है। तो किसके ऊपर CD4 पाया जाएगा, किसके ऊपर CD8 पाया जाएगा, उसको ऐसे समझो कि जो हमारा टी हेल्पर सेल होता है, उस टी हेल्पर सेल के ऊपर टी सेल का रिसेप्टर तो होगा ही होगा, उसके अलावा यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमको, CD4 देखने को मिलेगा। तो दिस इज टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल के ऊपर क्या देखने को मिलता है हमको, CD4 देखने को मिलता है। जबकि जो हमारा टी साइटोटॉक्सिक सेल है, उसके ऊपर टी सेल का रिसेप्टर तो होगा ही, टी सेल रिसेप्टर के अलावा CD8 देखने को मिलेगा। अब दिस इज टी साइटोटॉक्सिक सेल। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारा टी हेल्पर सेल के ऊपर CD4 है, और CD4 कौन से MHC को रिकॉग्नाइज करता है, तो वो रिकॉग्नाइज करता है MHC क्लास 2 को। तो अगर हम एक लाइन में ये बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं दे रिकॉग्नाइज एंटीजन जब वो MHC2 के साथ प्रेजेंट किए जाएंगे, जबकि TC सेल्स एंटीजन को तब रिकॉग्नाइज करेंगे जब उसको प्रेजेंट किया जाएगा MHC क्लास 1 के साथ। ठीक बात, ये होती है। अब आगे की चीजें समझो। अब एंटीजन तो बाइंड कर रहा होता है टी सेल रिसेप्टर से, लेकिन CD4 या फिर CD8 क्या कर रहा होता है, वो बाइंड कर रहा होता है MHC के साथ, जिसके कारण टी सेल्स की एविडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टी सेल्स की एविडिटी इंक्रीज हो जाएगी। और एविडिटी इंक्रीज होने के मतलब ये है कि स्टेबल इंटरेक्शन होगा। लेकिन ओनली टी सेल रिसेप्टर का एंटीजन से और CD4 CD8 का MHC से बाइंड होना इज इनसफिशिएंट टू एक्टिवेट टी सेल। मतलब टी सेल रिसेप्टर एंटीजन से बाइंड हो चुका है, CD4 या फिर CD8 जो भी है वो MHC के साथ बाइंड हो चुका है, लेकिन ये दो सिग्नल भी मिलके नेब टी सेल्स को एक्टिवेट करवाने के लिए इनसफिशिएंट होते हैं। हमको एक एक्स्ट्रा को रिसेप्टर चाहिए विच इज CD28, और ये जो CD28 है वो CD80 या फिर CD86 से बाइंड करेगा, और ये जो CD80 या फिर 86 है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। मतलब अगर एक लाइन में बोले तो टी सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए 3 सिग्नल्स की जरूरत है। पहला सिग्नल, टी सेल रिसेप्टर एंटीजन को रिकॉग्नाइज करे। दूसरा सिग्नल, MHC को रिकॉग्नाइज किया जाए CD4 या CD8 के द्वारा। और तीसरा सिग्नल, ये जो CD28 है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर CD80 या फिर CD86 को रिकॉग्नाइज करे। अब जब एक बार CD28 रिकॉग्नाइज कर लेगा तो नेब टी सेल्स को क्या किया जा सकता है, एक्टिवेट किया जा सकता है। इसके अलावा ये भी बात जानने लायक है कि CD28 अकेले कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा। टी सेल रिसेप्टर और एंटीजन के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है अकेले, CD4 CD8 के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है, लेकिन CD28
CD80 या 86 से तभी इंटरेक्ट करेगा जब वहां पे क्या देखने को मिलेगा, ये दो सिग्नल पहले से प्रेजेंट हो। ठीक है, तो हमने ये चीज को बोल भी दिया और ये चीज यहाँ पे लिखी भी हुई है कि CD28 डज नॉट इटसेल्फ इंटरेक्ट विद द MHC एंड पेप्टाइड एंटीजन कॉम्प्लेक्स। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि ये रहा हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल MHC प्रोटीन के साथ एंटीजन को क्या करके रखा है, प्रेजेंट करके रखा हुआ है। अब इसी के सामने हम बोल रहे हैं कि ये रहा हमारा टी सेल। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं दिस इज टी हेल्पर सेल। तो इस टी हेल्पर सेल के ऊपर पहला बात तो होगा टी सेल रिसेप्टर जो कि दो चेन से मिलके बना हुआ है। टी सेल रिसेप्टर के अलावा होगा हमारा CD4 और ये CD4 का काम क्या होगा, MHC को रिकॉग्नाइज करना। इसके अलावा इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर होगा CD80 या फिर 86 और ये CD80 या 86 को रिकॉग्नाइज कर रहा होगा इस टी हेल्पर सेल के ऊपर प्रेजेंट CD28। अब ये तीन सिग्नल रहेंगे तो ये टी हेल्पर सेल्स क्या सिक्रीट कर सकता है, इंटरल्यूकिन 2 सिक्रीट कर सकता है। क्या सिक्रीट कर सकता है, इंटरल्यूकिन 2 सिक्रीट कर सकता है। और इंटरल्यूकिन 2 सिक्रीट हुआ मतलब ये सिग्नल है खुद टी सेल्स और बाकी दूसरे सेल्स के लिए कि तुम लोग डिवाइड होना स्टार्ट कर दो, इन्फेक्शन आ चुका है। अब बात ये हो रही है कि ये जो एंटीजन लोड होता है ना MHC के ऊपर, वो इस सेल की कुछ मशीनरी के द्वारा लोड किया जाता है। ठीक है, जो ये जो हमारा प्रोटीन लोड हुआ है वो इस सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की मशीनरी के द्वारा लोड किया जाता है। और ये जो मशीनरी है ना वो सेल्फ एंटीजन मतलब खुद के एंटीजन और फॉरेन एंटीजन के बीच में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। मतलब ये सेल्फ एंटीजन को भी लोड करवा सकती है और फॉरेन एंटीजन को भी लोड करवा सकती है। तो अब ये चीज जरूरी हो जाता है कि ये जो टी सेल काम कर रहा है वो थोड़ा सा ध्यान से काम करे, क्योंकि ये खुद के बॉडी का एंटीजन भी हो सकता है और अगर इस टी सेल ने इस बॉडी के एंटीजन के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स स्टार्ट कर दिया तो ऑटो इम्यूनिटी जनरेट हो जाएगी जो खतरनाक हो सकता है। तो वहां पे CD28 का जो रोल है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब CD28 का रोल कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है तो उसको समझो। तो जो CD28 के लिगेंड है CD80 या फिर 86, जो CD28 के लिगेंड है CD80 या फिर 86, वो ओनली और ओनली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। पहली बात, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन कौन हो सकते हैं, डेंड्राइटिक सेल हो सकता है, मैक्रोफेज हो सकते हैं या फिर एक्टिवेटेड बी सेल्स हो सकते हैं। इनके ऊपर CD80 या फिर 86 देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक ये डेंड्राइटिक सेल्स या फिर ये फेगोसाइटेटिक या फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर एंटीजन नहीं, उसने एंटीजन का फेगोसाइटोसिस नहीं किया है, इनएक्टिवेटेड अवस्था में है, तब तक इन दोनों सिग्नल्स का अमाउंट क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर कम होता है। जब सिग्नल कम है तो टी सेल्स उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, CD28 उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। दूसरी बात, जैसे ही क्या होता है फेगोसाइटोसिस स्टार्ट होता है, तो फेगोसाइटोसिस स्टार्ट होने के बाद CD80 और 86 का अमाउंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर क्या होना स्टार्ट हो जाता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे CD80 86 का अमाउंट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो सकता है, ये टी सेल्स क्या कर सकते हैं, वो इस 80 या फिर 86 को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी दो केस है, अब या तो हमारा खुद का एंटीजन होगा या फिर फॉरेन एंटीजन होगा। तो जब हमारा खुद का एंटीजन प्रेजेंट किया जाता है तो 80 86 का अमाउंट जो होता है वो कम होता है।
लेकिन जब फॉरेन एंटीजन को प्रेजेंट किया जाता है तो CD80 या फिर 86 का अमाउंट ज्यादा होता है, और उस केस में टी सेल्स इस 80 या 86 को आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकता है, और ये CD28 बाइंड करने के बाद सेल के अंदर सिग्नलिंग स्टार्ट करेगा, और इस सिग्नल से अल्टीमेटली जो है वो इंटरल्यूकिन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा टी सेल्स में। ठीक है, तो ये तीन चीजें जरूरी थी हमारे टी सेल्स के एक्टिवेशन के लिए। बाकी चीजें जब हम लोग टी सेल्स के बारे में पढ़ेंगे ना कि टी सेल्स इम्यूनिटी में कैसे रिस्पॉन्स प्ले करता है, उस दौरान देखेंगे पूरे डिटेल में। अब आते हैं हम लोग टी सेल्स के जो सिग्नल मीडिएटर्स हैं उसके बारे में। तो टी सेल्स के जो सिग्नल मीडिएटर्स के बारे में अगर हमको समझना है तो हमको लास्ट क्लास से याद करना पड़ेगा कि बी सेल रिसेप्टर के पास एक प्रोटीन था जिसे हमने IG अल्फा IG बीटा कहा था, याद है? IG अल्फा IG बीटा, वो प्रोटीन जो कि बी सेल रिसेप्टर के ऊपर था और उसके ऊपर ये ITAM मोटिव प्रेजेंट था। वैसे ही टी सेल रिसेप्टर के ऊपर भी क्या होते हैं, टी सेल रिसेप्टर के साथ कुछ सिग्नल ट्रांसडक्शन कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, और ये सिग्नल ट्रांसडक्शन कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है? CD3 कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और इस CD3 कॉम्प्लेक्स के अगर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये 3 डाइमर से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जो पहला डाइमर है वो डेल्टा एप्सिलॉन डाइमर है, दूसरा डाइमर जो है वो गामा एप्सिलॉन डाइमर है, और जो तीसरा डाइमर है ना वो जीटा जीटा डाइमर हो सकता है या फिर जीटा ईटा डाइमर हो सकता है। अब इससे डायग्राम से समझो तो दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ रिसेप्टर, को रिसेप्टर्स एंड द सिग्नल ट्रांसड्यूसर ऑफ द टी सेल। अब हमने क्या बोला कि फॉर एग्जांपल ये जो सेल है, ये सेल हो गया हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या कर रहा है? MHC2 मॉलिक्यूल के साथ एंटीजन के पेप्टाइड को इसने प्रेजेंट किया हुआ है, दिख रहा है ये चीज। दूसरा चीज हम ये देख रहे हैं कि ये हो गया हमारा टी हेल्पर सेल। हमको कैसे पता चला कि ये टी हेल्पर सेल है? तो इसके ऊपर CD4 है, पहली बात। दूसरी बात हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके ऊपर टी सेल का रिसेप्टर भी है। हमने क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि ये जो टी सेल का रिसेप्टर होता है वो किसको रिकॉग्नाइज करता है? वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है। ये जो CD4 होता है वो किसको रिकॉग्नाइज करता है? वो MHC2 को रिकॉग्नाइज करता है। अब ये दो लोग तो रिकॉग्नाइज कर लिए, लेकिन हमने थोड़ी देर बाद ये भी देखा कि ये दो सिग्नल सफिशिएंट नहीं, हमको एक तीसरा सिग्नल भी चाहिए होगा। वो कौन सा है? CD28। और ये जो CD28 किसके साथ जाके बाइंड करेगा? CD80 86 के साथ बाइंड करेगा। जैसे ही ये तीन इंटरएक्शन कंप्लीट हुए तो यहाँ पे CD3 है। CD3 जो है वो क्या है हमारा? CD3 इज सिग्नल ट्रांसडक्शन डोमेन। अब हमने क्या बोला कि ये 3 डाइमर से मिलके बना हुआ। पहला डाइमर को हमने क्या बोला? डेल्टा एप्सिलॉन। दूसरे डाइमर को हमने बोला गामा एप्सिलॉन। तीसरा डाइमर जो है वो जीटा जीटा हो सकता है या फिर जीटा और ईटा हो सकता है। अब इन 3 डाइमर्स तीनों से मिलके बनता है हमारा CD3। और ये CD3 के जो मॉलिक्यूल हैं उनके ऊपर क्या देखने को मिलता है? हमको ITAM रीजन देखने को मिलता है। तो जो हमारा गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन चेन है, मीन्स ये रहा गामा चेन, सॉरी ये गामा चेन, वो डेल्टा चेन और ये एप्सिलॉन चेन। ये जो गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन चेन है इनके ऊपर एक सिंगल ITAM रीजन देखने को मिल रहा है हमको सभी जगह पे। लेकिन जो ये जीटा और नीटा होते हैं इसके ऊपर कितने ITAM रीजन देखने को मिलते हैं? 3 ITAM रीजन देखने को मिलते हैं। अब कल का क्लास अगर याद होगा तो हमको पता होगा कि जैसे ही ये 3 सिग्नल्स बाइंड करेंगे वैसे ही इस ITAM रीजन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा? फॉस्फेट जोड़ दिया जाएगा। जैसे ही इसके ऊपर फॉस्फेट जोड़ेगा वैसे ही इसके ऊपर SRC होमोलॉजी डोमेन आके जुड़ सकता है, या फिर फॉस्फोटायरोसिन
बाइंडिंग डोमेन आके बाइंड कर सकता है, और ये लोग क्या कर सकते हैं, उसके अंदर रेस मैप पाथवे स्टार्ट करा सकते हैं, जैक स्टेट पाथवे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरे तरीके की सिग्नलिंग को स्टार्ट करा सकते हैं। तो ये जो CD3 हो गया, इट इज सिग्नल ट्रांसड्यूसर डोमेन ऑफ द टी सेल रिसेप्टर। तो यहाँ पे टी सेल का रिसेप्टर का जो स्ट्रक्चर है वो खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, वो है रिसेप्टर्स ऑफ द इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी पे किस तरीके के रिसेप्टर पाए जाते हैं? उन रिसेप्टर्स को पढ़ने से पहले इन्नेट इम्यूनिटी के कुछ कुछ कैरेक्टर्स को पढ़ लेते हैं। तो जो इन्नेट इम्यूनिटी के रिसेप्टर्स होते हैं वो पैथोजन के ऊपर कुछ कंजर्व मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात, जो इन्नेट इम्यून का रिस्पॉन्स होता है इट इज वेरी रैपिड, और जो ये इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स है वो दो तरीके के काम करा सकता है। पहला काम, जैसे ही ये एंटीजन को एनकाउंटर करे ये तुरंत उस पैथोजन को बॉडी से क्या कर दे, एलिमिनेट कर दे। अब ये एलिमिनेशन फैगोसाइटोसिस के द्वारा हो सकता है या फिर साइटोटॉक्सिक रिएक्शन के द्वारा हो सकता है। अब ये जो किलिंग है ना, अभी तक एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही हो जा सकता है इन्नेट इम्यूनिटी के द्वारा। पहला काम ये हो सकता है। दूसरा काम क्या हो सकता है? तो दूसरा काम ये हो सकता है कि अगर उसको नहीं मारा जा सकता है तो जिस तरीके का रिसेप्टर जिस तरीके के सिग्नल से भी बाइंड किया हुआ है, तो उस रिसेप्टर के हिसाब से अलग अलग तरीके के साइटोकाइन सिक्रीट किए जाते हैं, और ये साइटोकाइंस अडाप्टिव इम्यून सिस्टम के सेल्स को एक्टिवेट करता है। अब अडाप्टिव इम्यून सिस्टम में हमने देखा कि अलग अलग तरीके के सेल्स हो सकते हैं, तो किस सेल को एक्टिवेट करें? तो इन्नेट इम्यूनिटी का रिसेप्टर से जैसे ही पैथोजन बाइंड करेगा कुछ साइटोकाइन सिक्रीट होंगे, और वो साइटोकाइंस डिसाइड करेंगे कि कौन से सेल्स को एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो दिस इज इन्नेट इम्यूनिटी रिसेप्टर के कैरेक्टर। कुछ और कैरेक्टर्स को देखते हैं। उसमें क्या है, जो इन्नेट इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पैथोजन से निपटने के लिए एकदम बेस्ट टेलरिंग रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अब एडाप्टिव इम्यून सिस्टम के लिए टेलरिंग रिस्पॉन्स का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल अगर बैक्टीरिया आया है तो वायरस के अगेंस्ट चलने वाले जो पाथवे हैं उसको चलाने का कोई फायदा नहीं है। तो इन्नेट इम्यूनिटी के सेल्स बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करके केवल उन मैकेनिज्म को स्टार्ट करेंगे जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करते हैं। तो दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द टेलरिंग ऑफ द एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके का पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर पैथोजन के साथ बाइंड करेगा उस हिसाब से ये जो इन्नेट सेल्स हैं जैसे कि डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस, इन्नेट लिम्फोसाइट सेल्स, ये अलग अलग तरीके के साइटोकाइन सिक्रीट करेंगे ताकि एडाप्टिव इम्यून सिस्टम एक ऑप्टिमल स्ट्रेटजी के साथ एक्टिवेट हो सके और वो काम कर सके। अब इन्नेट इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें ना, इन्नेट इम्यून सिस्टम के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो उन मॉलिक्यूल्स को पहचानते हैं जो कि माइक्रोब्स के हर क्लास के ऊपर पाया जाता है। माइक्रोब्स के हर क्लास के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर पेप्टाइडोग्लाइकन की बात करो तो पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो बैक्टीरिया का सेल वॉल बनाता है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि एक बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी और दूसरा बैक्टीरिया एस्चेरिचिया कोलाई, दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल नहीं होगा, सेल वॉल तो होगा दोनों पेप्टाइडोग्लाइकन का। तो इन्नेट इम्यून सिस्टम के जो रिसेप्टर्स होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करते हैं जो कि सभी माइक्रोब्स में पाए जाएं। लेकिन जो बी सेल और टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं वो एक यूनिक एंटीजन से बाइंड करते हैं। अब वो कंप्लीट बैक्टीरिया नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है बैक्टीरिया का कोई एक स्पेसिफिक हिस्सा हो सकता है, या फिर वो एंटीबॉडी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट में अलग बन सकता है और एस्चेरिचिया कोलाई के अगेंस्ट में अलग तरीके का एंटीबॉडी बन सकता है, जबकि इन्नेट में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो रिसेप्टर है
वो उन सभी मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करेंगे जो कंप्लीट पूरे के पूरे क्लास में पाए जाते हैं। अब इनेट इम्यून सिस्टम के जो रिसेप्टर्स हैं जनरली उन मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं जो कि माइक्रोब्स के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पेप्टाइडोग्लाइकन को रिकॉग्नाइज किया गया। अब ऐसा तो नहीं है कि बैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकन को छोड़ देगा, नहीं मेरे को सेल वॉल का जरूरत ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इनेट इम्यून सिस्टम के सेल्स उन मॉलिक्यूल्स को पहचानते हैं जो कि माइक्रोब्स के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसका फायदा यह होता है कि वो पैथोजन इम्यून रिस्पॉन्स से भाग नहीं सकते हैं। ठीक है, अब ये इवोल्यूशन के द्वारा संभव हो सका है। इवोल्यूशन के दौरान हमने बहुत सारे सिलेक्शन प्रेशर को झेला और सिलेक्शन प्रेशर के बाद हमारे इम्यून सेल्स के ऊपर ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो कि बैक्टीरिया के उन स्ट्रक्चर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं जो एसेंशियल हैं उनके लिए। ठीक है, अगर बी और टी लिम्फोसाइट्स की बात करें तो बी और टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर भी इनेट इम्यूनिटी के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बी और टी लिम्फोसाइट्स के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो लोग पहले आराम से समझे कि सिग्नल कौन से रिसेप्टर से आ रहा है, इनेट रिसेप्टर से आ रहा है कि एडाप्टिव रिसेप्टर से आ रहा है, और उसके बाद उस सिग्नल के हिसाब से ही वो क्या करें, अपना रिस्पॉन्स तय करें। अब इनेट रिसेप्टर के द्वारा किस तरीके के मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। तो जो मॉलिक्यूल इनेट इम्यून सेल्स के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं वो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं पाम्प्स। पाम्प्स मींस पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। तो वो मॉलिक्यूल जो इनेट इम्यून सेल्स के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं उन्हें पाम्प्स कहा जाता है। और मेनली ये जो पाम्प्स होते हैं ना वो रिपीटेड मॉलिक्यूलर मोटिव के, रिपीटेड पैटर्न के बने हुए होते हैं। जैसे कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, सेल वॉल के ऊपर जो सुगर पाया जाता है उसको रिकॉग्नाइज करना हो गया। जैसे कि फ्लैजिला के ऊपर फ्लैजिलिन का रिपीटेशन पाया जाता है उसको रिकॉग्नाइज करना हो गया। या फिर डीएनए के ऊपर नॉन मिथाइलेटेड सीपीजी आइलैंड जो पाए जाते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना हो गया। तो पाम्प्स जो होते हैं ना वो रिपीटिंग मोटिव्स को पहचानते हैं। रिपीटिंग मोटिव का मतलब ऐसे चीजें जो बार बार रिपीट हो रही है। जैसे कि बैक्टीरिया का सेल वॉल बना हुआ है पेप्टाइडोग्लाइकन का, तो वो पेप्टाइडोग्लाइकन को रिकॉग्नाइज करेगा। फंगस का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना हुआ होता है, कौन बताएगा? चलो बताओ, फंगस का सेल वॉल किसका बना हुआ होता है? काइटिन का बना हुआ होता है। तो काइटिन में जो सुगर्स होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करेगा। फ्लैजिला में फ्लैजिलिन प्रोटीन्स पाए जाते हैं, उन प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज करेगा। डीएनए में जो सीपीजी आइलैंड्स पाए जाते हैं उनको रिकॉग्नाइज करेगा। अब ये जो पैटर्न माइक्रोब के द्वारा, पैटर्न जो माइक्रोब्स के ऊपर प्रेजेंट है ना, ये पैथोजेनिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसीलिए कभी कभी इन्हें क्या कह दिया जाता है, माम्प्स कह दिया जाता है। माम्प्स मीन्स माइक्रोब एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। तो पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न जो होते हैं वो रिपीटिंग यूनिट्स के बने हुए होते हैं। ये कभी कभी पैथोजेनिक हो भी सकते हैं और पैथोजेनिक नहीं भी हो सकते हैं, इसीलिए कभी कभी इन्हें माम्प्स भी कह दिया जाता है। अब ये तो बात हुई पाम्प्स और माम्प्स की। एक और चीज होता है जिन्हें कहा जाता है डैम्प्स। अब इनेट इम्यून रिसेप्टर के जो मॉलिक्यूल है ना वो ऐसे एंटीजन को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जो डेथ सेल्स के ऊपर प्रेजेंट हो, और ऐसे एंटीजन्स ऐसे पैटर्न्स जो है वो क्या कहलाते हैं, डैम्प्स, डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। अब जो रिसेप्टर इस मैम्प या फिर डैम्प को रिकॉग्नाइज करते हैं उन्हें कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर कहा जाता है। और इनेट इम्यून सेल्स के ऊपर कई अलग अलग तरीके के पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स देखने को मिले हैं, जैसे कि सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर, टॉल लाइक रिसेप्टर्स,
रिग लाइक रिसेप्टर, नॉड लाइक रिसेप्टर्स, ठीक है। और अलग अलग तरीके के पंप्स के लिए अलग अलग तरीके के पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर को क्या करके रखा गया है, स्पेशलाइज्ड करके रखा गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखते हैं कि अलग अलग तरीके के जो रिसेप्टर्स हैं, इनके बारे में हमको थोड़ा डिटेल में भी पढ़ना है, लेकिन कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस तरीके के इन्नेट इम्यूनिटी के रिसेप्टर्स हैं हमारे पास। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला रिसेप्टर पढ़ रहे हैं, इट इज टॉल लाइक रिसेप्टर, शॉर्ट में इसे कहा जाता है TLR। कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकता है, एंडोसोम्स के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकता है, लाइसोसोम के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकता है। रिकॉग्नाइज किसको करता है, तो ये माइक्रोब्स के कार्बोहाइड्रेट्स को पहचान सकता है, फॉर एग्जाम्पल पेप्टाइडोग्लाइकन को। लिपोप्रोटीन्स को पहचान सकता है, जो कि प्रेजेंट होता है ऑन द लिपोपॉलीसेकेराइड। फंगल के मेनेंस को पहचान सकता है। अब व्हाट इज मेनेंस, मेनोज के जो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं वो कहलाते हैं मेनेंस, उसको भी रिकॉग्नाइज कर सकता है। बैक्टीरिया के फ्लैजिला को रिकॉग्नाइज कर सकता है, वायरस के RNA को रिकॉग्नाइज कर सकता है, और हमारे खुद के डैमेज्ड सेल्स के कंपोनेंट्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है। एक बार जब ये इस तरीके के मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करेगा तो ये एंटी माइक्रोबियल, एंटीवायरल मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन करेगा और साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करेगा, ताकि बॉडी में इन्फ्लामेशन कॉज करवाया जा सके। बॉडी में अलग अलग तरीके के टॉल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं, हम लोग यहाँ पे टॉल लाइक रिसेप्टर 4 का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट तरीके का पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर है, दिस इज सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर, शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, CLR। प्रेजेंट कहाँ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। रिकॉग्नाइज किसको करेगा, फंगस के कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट को। माइकोबैक्टीरिया को आइसोलेट पहचान सकता है, वायरस, पैरासाइट्स और कुछ एलर्जेंस को भी क्या कर सकता है, ये रिकॉग्नाइज कर सकता है। और रिकॉग्नाइज करने के बाद सेम वही काम करेगा, एंटी माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन कर सकता है, साइटोकाइन का प्रोडक्शन स्टार्ट करवा सकता है, ताकि बॉडी में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाए। तो ये दो रिसेप्टर हो गए, एक टॉल लाइक रिसेप्टर और दूसरा सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर। नेक्स्ट रिसेप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट रिसेप्टर इज RLR, रेटिनोइक एसिड इंड्यूसिबल जीन लाइक रिसेप्टर। इसी को रिग लाइक रिसेप्टर भी कहा जाता है, रेटिनोइक एसिड इंड्यूसिबल जीन लाइक रिसेप्टर। प्रेजेंट कहाँ होता है, साइटोसोल में। रिकॉग्नाइज किसको करता है, वायरस के RNA को। जैसे ही वायरस का RNA रिकॉग्नाइज किया जाता है, वैसे ही इंटरफेरॉन सिक्रीट होते हैं। याद रखना, इंटरफेरॉन्स जो सिक्रीट होते हैं वो एंटीवायरल रिस्पॉन्स में ही सिक्रीट होते हैं। एक बार इंटरफेरॉन्स और साइटोकाइंस रिलीज हो गए तो बॉडी में एंटीवायरल रिस्पॉन्स स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो नेक्स्ट रिसेप्टर है, नेक्स्ट रिसेप्टर इज NLR, न्यूक्लियोटाइड ओलिगोमराइजेशन डोमेन रिसेप्टर, प्रेजेंट इन द साइटोसोल। किसको रिकॉग्नाइज कर सकता है, जो सेल वॉल के पेप्टाइडोग्लाइकन्स अगर वो इंट्रासेल्युलर मतलब सेल के अंदर पाया जाए चाहे बाहर पाया जाए, उसके फ्रेगमेंट्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है। और जैसे ही रिकॉग्नाइज करेगा, ये एंटी माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स बनाएगा, साइटोकाइंस बनाएगा, ताकि बॉडी में इन्फ्लामेशन कॉज कराया जा सके, इन्फ्लामेशन कराया जा सके। लास्ट टाइप का जो रिसेप्टर है, दिस इज ALR, एब्सेंट इन मेलेनोमा लाइक रिसेप्टर, AIM लाइक रिसेप्टर, प्रेजेंट होता है साइटोसोल और न्यूक्लियस में। पहचानता किसको है, तो वायरस और बैक्टीरिया के DNA को, इंटरफेरॉन्स और साइटोकाइंस को सिक्रीट कर सकता है, ताकि बॉडी में इन्फ्लामेशन और एंटीवायरल रिस्पॉन्स स्टार्ट कराया जा सके। तो ये 5 हो गए हमारे रिसेप्टर्स जो कि इन्नेट इम्यूनिटी के पार्ट हैं। टॉल लाइक रिसेप्टर, सी टाइप लेक्टिन के रिसेप्टर्स, इसके अलावा रिग लाइक रिसेप्टर, नॉड लाइक रिसेप्टर और हमारा एम लाइक रिसेप्टर। आज के क्लास की समाप्ति। थैंक यू। पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया।